Welcome all the amazing learners in the online classes of Shri Ram Public School. So dear learners, as you know, your this history classes are being taken by your one and only Soumya ma'am. So as you know that we were on the NCERT book of India and the contemporary world part 2nd. In this we are being discussing the chapter number 1, the rise of nationalism in Europe, and up till now we have covered the much important topics of rise of nationalism. Today we are going to cover the another important topic of this chapter. Let's have a look over it. That is the unification of Italy. So here we will study कि जो इटली नाम का नेशन था वो पहले 7 डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड था और अब बाद में जाके वो कैसे एक कंप्लीट इटली में कन्वर्ट हो गया. एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली. कैसे इटली जो है 7 डिफरेंट रीजन के बाद काफ़ी टाइम पीरियड होते होते एक सिंगल नेशन इटली में कन्वर्ट हो गया और उसके में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए गए थे डिफरेंट पीपल्स के, जो कि थे गुसेपी मैज़िनी, काउंट केवल एज वेल एज गैरीबल्डी. फर्स्ट गो थ्रू द डिवीजन ऑफ इटली इनटू द 7 डिफरेंट पार्ट्स. द रिचेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट इटालियन स्टेट वाज Sardinia, which included Piedmont. It was papal state comprising Rome and central Italy, belonged to the Pope and it was ruled by the Pope. Then Lombardy, Venetia, Modena, Parampa, Grand Duchy of Tuscany, Austrian Empire. These all were the different areas in which the Italy was divided. So the upper part of the Italy was majorly ruled by the Austrian Empire. और ये ऑस्ट्रियन एम्पायर जो होते थे ये बिलोंग करते थे और यहाँ पे जो डायनेस्टी रूल करती थी उसका नाम था हैब्सबर्ग डायनेस्टी. सो यू कैन सी दैट इटली जो है उसको हम 3 मेजर सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं जैसा कि वो पहले हुआ करता था अप टू द मिड ऑफ 19th सेंचुरी. अपर रीजन जो नॉर्थ इटली था वहाँ पे ऑस्ट्रियन एम्पायर होते थे जहाँ पे हैब्सबर्ग डायनेस्टी रूल करती थी. मिडिल एरिया जो होता था वहाँ पे पोप रूल करता था और जो साउथर्न मोस्ट इटली होते थे वहाँ पे बार्बन किंग्स ऑफ स्पेन रूल करते थे. बार्बन किंग्स सुन के आपको कुछ याद आ रहा होगा. यस, दे वर द सेम पीपल हु रूल्ड ओवर द फ्रांस. सो ऐसे इटली जो है वो 3 मेजर सेक्शन में डिवाइडेड था और वहाँ के लोगों को इटली के बारे में, एक्चुअल इटली जो उनका नेशन था उसके बारे में ही कुछ नहीं पता था. यहाँ तक कि इटली लैंग्वेज भी, इटालियन लैंग्वेज जो होती थी वो भी बहुत ही कम लोग ही बोला करते थे. So let's see how the process of unification of Italy started. In 1830, Giuseppe Mazzini, as you might have heard about the Giuseppe Mazzini in your class 9th, he was a great revolutionary who formed many of the secret societies like Young Italy and Young Europe. So the Young Italy was only formed with the objective to unify the Italy. तो गुसेपी मैजिनी ने इटली को यूनिफाई करने के लिए अपना संगठन बनाया था. बहुत सारे वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया था, बहुत सारे फाइटर्स जो देश के लिए लड़ना चाहते थे उनको इकट्ठा किया था और उसके बाद एक रिवॉल्ट किया. फर्स्ट इन द ईयर 1831 एंड देन इन द ईयर 1848. बोथ अटेम्प्ट ऑफ यूनिफाइंग इटली failed very mercilessly. Whole responsibility to unify the Italy fall on the kingdom of Sardinia, Piedmont. Why? Because there was only an Italian whose name was King Victor Emmanuel II. And now he took the responsibility. उसने पूरा जिम्मेदारी ले ली कि अब वो पूरे इटली को यूनिफाई करेगा क्योंकि वही एक इटालियन था, इटालियन रूलिंग पार्टी था इटली में. और उसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि इससे उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और उसका पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है उसका वो पूरे इटली में फैल सके. मतलब कि उसने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए इटली को यूनिफाई करने का ठान रखा था. सो इसमें उसकी हेल्प की मिनिस्टर केवल ने, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा टैक्टफुल पर्सन था. उसने भी चालाकी से फ्रांस की हेल्प ली और फाइनली यूनिफाई करने का काम स्टार्ट कर दिया. सबसे पहले उसने प्लेस ऑफ ओरिजिन मतलब कि सार्डिना पिएडमोंट से स्टार्ट किया और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट किया इन द ईयर 1858. इससे क्या हुआ, जो नॉर्थर्न इटली थी वो पूरा विक्टर इनाम्बल II के पास आ गई, उसके कैपिटल सार्डिना पिएडमोंट के साथ.
At Keva, there was one more very important statesman who helped the King Victor Emmanuel II to win over whole of the Italy. His name was Giuseppe Garibaldi. Garibaldi, along with his volunteer, marched into the states of northern Italy, and he won over the kingdom of two Sicilies. As you can see here in the picture, the southern Italy, there was most of the region under the kingdom of two Sicilies, and won over whole of this area with the local people's support, the support of the local peasant. Okay, they helped the Giuseppe Garibaldi in winning over the southern Italy. Victor Emmanuel II, along with the help of his chief minister Cavour and a revolutionary, a statesman Giuseppe Garibaldi, won over whole of the Italy, unified the whole over the Italy. However, most of the people in the Italy were illiterate. They were poor peasants and they do not know about this idea of nationalism. They were just simply motivated by these people, Garibaldi, and they obeyed his orders. Dear learners, as you can see here, there is a one very important caricature. I must have told you the meaning of caricature. कैरिकेचर मतलब होता है कार्टून जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को एक फ़नी फॉर्म में देता है. तो ये कैरिकेचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार देखने को मिलेगा और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है. सो दैट्स व्हाई आई एम पर्टिकुलरली डिस्कसिंग अबाउट दिस कैरिकेचर. इन दिस यू कैन सी अ पर्सन हुज नेम इज गैरिबाल्डी, एज वी जस्ट नाउ डिस्कस इन आवर लेक्चर. गिउसेपी गैरिबाल्डी, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज हेल्पिंग द किंग विक्टर एम्मानुएल II टू पुट अप द बूट्स ऑफ इटली. मतलब कि वो क्या कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है किंग विक्टर एम्मानुएल II को इटली को पूरा का पूरा कैप्चर करने में, पूरा का पूरा यूनिफाई करने में, पूरा इटली वो विक्टर एम्मानुएल II को सौंप रहा है. मतलब कि हम जान सकते हैं गैरिबाल्डी का बहुत ज़्यादा रोल था किंग विक्टर एम्मानुएल की हेल्प करने में, इटली को यूनिफाई करने में. दिस कैरिकेचर वॉज मेड इन द ईयर 1859 एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरिकेचर दैट टेल्स us about the role of Giuseppe Garibaldi in unification of Italy and helping Victor Emmanuel II. This was the whole process of unification of Italy. As you can see here, dear students, there are two maps. That is the Italy state before unification, which was divided into several parts, and then the unified Italy, which came under the control of one and only King Victor Emmanuel II. Now, one next very important topic of today's discussion is the strange case of Britain. In this, we will deal about how the Great Britain, which was also divided like Germany and Italy into several different parts, came to be known as one single United Kingdoms of Great Britain, as he conquered much of the areas of Ireland as well as Scotland and made it a bigger nation for fulfilling its economic as well as political interest. इंग्लैंड में जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया था, ऐसा नहीं था कि वो अचानक से आया था. इसके लिए बहुत ही सालों से रेवोल्यूशन हो रहा था, बहुत सारे फाइट्स हो रहे थे. ब्रिटिश आइलैंड में जो लोग रहने वाले थे शुरू से, ज़रूरी नहीं था कि वो एक इंग्लिशमैन ही थे, एंड वाले थे, बल्कि वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते थे, जैसे कि इंग्लिश, वेल्श, स्कॉच और आयरिश. फाइनली जो है इंग्लैंड ने ये डिसाइड कर लिया कि हम हमारा जो डिफरेंट एरिया है और जो डिफरेंट लोग रहते हैं कल्चर वाले, हम उसको एक करेंगे. और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश पार्लियामेंट जो अटैकिंग द पावर फ्रॉम मोनार्की इन द ईयर 1688, मतलब कि ईयर 1688 से पहले इंग्लैंड में भी कुछ राजा वगैरह रूल किया करते थे, मोनार्क रूल करते थे. और इंग्लिश पार्लियामेंट जब वहाँ के लोगों ने अपना पार्लियामेंट बनाया तो उन्होंने ईयर 1688 में पूरा जो है इनका राज अपने हाथों में ले लिया. और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बाद आया था. तो इस तरीके से इंग्लैंड का ईयर 1688 के बाद से एक नेशन स्टेट, मतलब कि एक नेशन बनने से स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे इंग्लैंड जो है वो सेंटर में होता था और उसके आसपास जो है बाकी सारे किंगडम्स हुआ करते थे. इसलिए इंग्लैंड जो है उसी को नाम मिला एज पूरा एरिया जो इंग्लैंड में आता था उसको नाम क्या मिला, इंग्लैंड का. और यहाँ पे ही इंग्लैंड नहीं रुका, उसने देखा कि उसके पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. वो एक कंटिन्यूस ग्रोइंग नेशन था पूरे के पूरे यूरोप में.
तो उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं जो है और भी रीजन्स को कैप्चर करूँगा। तो स्कॉटलैंड नाम का किंगडम, जो कि इंग्लैंड का नेबरिंग किंगडम था, वहाँ पे उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया और एक्ट ऑफ यूनियन इन द ईयर 1707 के तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को एक दूसरे के साथ मिला लिया। इससे क्या फॉर्म हुआ? इससे फॉर्म हुआ द यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। तो ऐसा नहीं है कि स्कॉटलैंड जो है वो सब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। स्कॉटलैंड को बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ा था। ब्रिटिश आइडेंटिटी जो वहाँ इंग्लिशमैन, जो इंग्लैंड के लोग अपना इम्पोज करना चाहते थे, इसके वजह से स्कॉटलैंड जो है वो अपना अलग से जो उसका कल्चर था उसको खो रहा था। पॉलिटिकल सिस्टम को कंटिन्यूसली सप्रेस किया जाता था। कोई भी अपराइजिंग होती थी उसको बहुत ही बुरी तरीके से मर्सिसली क्रब किया जाता था। स्कॉटलैंड में जो क्रिश्चियंस रहते थे वो कैथोलिक क्लैन के होते थे, मतलब कि क्रिश्चियंस दो तरीके के होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स एज वेल एज कैथोलिक। जैसे कि हम जानते हैं हिंदूज होते हैं वो कई कैटेगरी में होते हैं, कायस्थ, ब्राह्मण, वैश्य, तो इसी तरीके से। और मुस्लिम जो होते हैं वो कुछ कैटेगरी के होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली शिया एंड सुन्नी। इसी तरीके से जो क्रिश्चियंस होते हैं वो भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो स्कॉटलैंड में रहने वाले जो क्रिश्चियंस होते थे वो कैथोलिक होते थे और जो ब्रिटिशर्स उन पर कब्जा किए थे वो प्रोटेस्टेंट होते थे। तो वो हर तरीके से कैथोलिक क्रिश्चियंस की हर एक्टिविटीज़ को क्रब करते थे, उनको अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को करने से रोकते थे। एंड के जो पीपल थे वो उनको फॉरवर्ड कर दिया गया, उनको मना कर दिया कि वो अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि गैलिक लैंग्वेज जो उनकी लोकल लैंग्वेज होती थी, उसको भी ना बोले बल्कि इंग्लिश बोले, जो कि ब्रिटेन की नेशनल लैंग्वेज थी। यहाँ तक कि उनको नेशनल ड्रेसेस पहनने से मना किया गया और बहुत सारों को तो जो प्रोटेस्ट करते थे उनको तो उनके घरों से भी बाहर कर दिया गया, उनके होमलैंड से भी निकाल के एक्साइल में भेज दिया गया, मतलब कि देश निकाला घोषित कर दिया गया। यहाँ तक कि इंग्लैंड नहीं रुका, इंग्लैंड जो है वो फिर से गया कहाँ पे? आयरलैंड की तरफ। आयरलैंड में भी सेम सिचुएशन काफ़ी हद तक थी जैसा कि स्कॉटलैंड में थी। वहाँ पे भी पूरी जो जनता थी वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। तो इंग्लिश वाले जो होते थे, जैसा कि हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया, वो प्रोटेस्टेंट होते थे। तो वो आयरलैंड में बसे हुए प्रोटेस्टेंट पीपल की ही सिर्फ हेल्प करते थे और जो कैथोलिक, मोस्ट प्रोबेबली जो मेजर जनता थी आयरलैंड में, वो कैथोलिक कैटेगरी को बिलोंग करती थी और प्रोटेस्टेंट बहुत ही कम हुआ करते थे। तो एक तरीके से वो कंट्री के मेजॉरिटी पीपल को सप्रेस कर रहे थे। कैथोलिक वाले जो होते थे वो कंटिन्यूस रिवॉल्ट करते थे ब्रिटिश के खिलाफ, पर उसको भी सप्रेस कर दिया जाता था क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बिग किंगडम हो चुका था। इसी कॉन्टेक्स्ट में आयरलैंड के कुछ बहुत ही बड़े रेवोल्यूशनरीज थे, जैसे कि वुल्फ टोन। तो उसने अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम था यूनाइटेड आयरिशमैन इन द ईयर 1798। किस लिए बनाई थी? ताकि वो ब्रिटिशर्स को, इंग्लैंड के पर्सन्स को प्रोटेस्ट कर सके, पर उसके सारे मेथड्स को बहुत ही बुरी तरीके से क्रब कर दिया गया और आयरलैंड को भी घोषित कर दिया गया एज अ ब्रिटिश नेशन, जहाँ पे फिर से स्कॉटलैंड की तरह इंग्लिश कल्चर डोमिनेट करने लगा और उनको मजबूर होके सारे ब्रिटिशर्स के न्यू सिंबल्स को भी कबूल करना पड़ा, जैसे कि ब्रिटेन का फ्लैग जो कि यूनियन जैक था, ब्रिटेन का नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, द इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब कुछ उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा और अपने जो एथनिक कल्चर था उसे कहीं पीछे छोड़ना पड़ा। So this was the whole process through which the Britain was unified. So we have till now discussed in this chapter the unification of Italy, the unification of Germany, as well as the unification of Britain. This was all about our lecture, and we will continue the last part of this chapter in our next class. So till then, keep studying, dear learners. Good day. Thank you for watching. Bye bye.